नमस्कार। भारत के नए आपराधिक कानूनों, खासकर बीएनएसएस यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे काम करती है, इस अहम विश्लेषण में हम आज गोता लगाने वाले हैं। ये पूरी चर्चा इस बात पर फोकस करेगी कि नया कानून सिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज कर रहा है और इसके हमारे लिए क्या मायने हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये एफआईआर होती क्या है? हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं कि जाके पुलिस को बता दो, एफआईआर हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो कानूनी तौर पर यह इतना सीधा नहीं है। पुलिस को दी गई हर एक सूचना एफआईआर बिल्कुल नहीं होती। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वो है एफआईआर और अपराध के प्रकार, इसे दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया, मशहूर ललिता कुमारी केस के नियम, पुलिस के मना करने पर हमारे विकल्प, साक्ष्य के रूप में इसका महत्व और अंत में पुराने और नए कानून के बीच का अंतर। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से, एफआईआर और अपराध के प्रकार। पुलिस रिपोर्टिंग की नींव को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, हर बात एफआईआर नहीं होती। एक एफआईआर असल में वो जानकारी है जो किसी संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध के होने पर पुलिस को दी जाती है और जो सीधे एक इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर करती है। नए कानूनी ढांचे में इसे बीएनएसएस के अध्याय 13 धारा 173 के तहत साफ साफ परिभाषित किया गया है। यही वो पहली सीढ़ी है जहां से पुलिस का काम असल में शुरू होता है। अब ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच का अंतर समझना बहुत ही क्रूशल है। इमेजिन कीजिए, कोई बहुत ही सीरियस और अर्जेंट मामला है, जैसे मर्डर या किडनैपिंग। इन्हें संज्ञेय अपराध कहते हैं। इनमें पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और उन्हें अरेस्ट करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो कम गंभीर मामले होते हैं, असंज्ञेय अपराध, वहां एफआईआर नहीं बल्कि एनसीआर दर्ज होती है। और हाँ, ऐसे मामलों में बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के पुलिस अपनी मर्जी से जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करने की आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है? अगर किसी को जानकारी दर्ज करानी हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले आप जानकारी देते हैं, चाहे बोलकर, लिखकर या फिर फोन पर। इसके बाद उस जानकारी को पुलिस की जनरल डायरी में दर्ज किया जाता है। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस ने वही लिखा है जो बताया गया था, वो जानकारी पढ़कर सुनाई जाती है और उस पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। और सबसे अहम बात, इसके बाद सूचना देने वाले को इसकी एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जो कि आपका पक्का सबूत है। नए कानून की एक बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा और कंफर्ट का खास ध्यान रखा गया है। अगर मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, जैसे पीछा करना या बलात्कार, तो जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। और अगर पीड़िता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ये पूरी प्रक्रिया उनके घर पर या किसी सुविधाजनक जगह पर होगी। और हाँ, इस पूरी बातचीत की वीडियोग्राफी होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये सच में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब आते हैं भाग 3 पर, ललिता कुमारी केस के नियम और एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। कानूनी इतिहास के पन्नों को पलटें तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये था कि एक मासूम बच्ची लापता हो जाती है और पुलिस एफआईआर लिखने के बजाय कथित तौर पर पैसों की डिमांड करती है। सोचिए कितना भयानक रहा होगा। इसी मामले ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो दखल दें और देश भर में अपराधों के दर्ज ना होने के इस बड़े मुद्दे को सुधारने के लिए कुछ सख्त नियम बनाएं। कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कर दिया कि संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह से अनिवार्य और बाध्यकारी है। मतलब पुलिस के पास ये चॉइस ही नहीं है कि वो रिपोर्ट लिखे या ना लिखे। अगर मामला गंभीर है तो एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी कह दे और पुलिस मान ले? बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गुंजाइश रखी गई है। लेकिन ध्यान रहे, ये जांच सिर्फ ये तय करने के लिए होती है कि क्या सच में कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। कहानी कितनी सच्ची है ये जांचने के लिए नहीं। पुलिस इस जांच के नाम पर एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं कर सकती। और अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती तो 7 दिनों के अंदर सूचना देने वाले को इसका कारण बताना होगा। जो अधिकारी नियम तोड़ते हैं उन पर अब बहुत सख्त एक्शन होता है। चलिए भाग 4 की बात करते हैं। क्या होगा अगर पुलिस फिर भी एफआईआर लिखने से मना कर दे? नागरिकों के पास क्या रास्ते हैं? रियल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि थाने में बैठे अधिकारी आपकी बात सुनने से ही इनकार कर देते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कानून ने पूरा एस्केलेशन पाथ तैयार किया हुआ है।
अगर फ्रंटलाइन अधिकारी मना करे तो आप सीधे अपने जिले के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक को लिखित में अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और अगर वहां से भी बात ना बने तो आपके पास सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपील करने का पूरा अधिकार है। न्याय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब रुख करते हैं भाग 5 का, एफआईआर का साक्ष्य के तौर पर क्या महत्व है। कोर्टरूम के कुछ बड़े मिथकों को आज तोड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि एफआईआर हो गई मतलब इंसान अपराधी साबित हो गया, लेकिन सच जान लीजिए, एफआईआर कोई ठोस या अंतिम साक्ष्य नहीं है। ये अदालत में अपराध का कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है। ये तो बस एक जांच शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। एफआईआर अपने आप में किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। तो फिर कोर्ट में इसका काम क्या है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए होता है। पहला, संपुष्टि या कोरोबोरेशन, मतलब अगर सूचना देने वाला इंसान कोर्ट में वही बात कह रहा है जो उसने एफआईआर में लिखवाई थी, तो उसकी बात मजबूत हो जाती है। और दूसरा है विरोधाभास। अगर वो इंसान कोर्ट में अपनी कहानी बदल दे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एफआईआर दिखाकर पूछा जाता है कि भाई पहले तो आपने कुछ और लिखवाया था। ये सच परखने का एक बेहतरीन टूल है। इसमें कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं, जैसे डाइंग डेक्लेरेशन यानी मृत्यु पूर्व दिया गया बयान। इसे एक ठोस सबूत माना जाता है। और एक बहुत ही अहम बात, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस के सामने किया गया कोई भी कबूलनामा कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। हाँ, अगर आरोपी कोई ऐसी बात बताता है जिसमें कोई सीधा कबूलनामा न हो, लेकिन जिससे उसका इरादा या तैयारी साबित होती है, तो उसे जरूर कंसिडर किया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, पुराने बनाम नए कानून। देखते हैं कि सीआरपीसी से बीएनएसएस में आते आते क्या क्या बदला है। अगर हम दोनों कानूनों को आमने सामने रखकर देखें तो सिस्टम काफी अपग्रेड हुआ है। पहले जो नियम धारा 154 में था वो अब धारा 173 में है। सबसे बड़ा बदलाव है अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का। पहले आप सिर्फ उसी इलाके के थाने में शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसके अलावा पहले सिर्फ फिजिकल तरीके से रिपोर्ट दर्ज होती थी, अब इसमें ईएफआईआर का इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी जोड़ दिया गया है। और हाँ, 3 से 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच के लिए अब स्पष्ट रूप से 14 दिन की लिमिट तय कर दी गई है। पुरानी सारी अस्पष्टताएं अब खत्म हो गई हैं। ये 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट सच में एक बहुत बड़ी राहत है। मान लीजिए कोई आपात स्थिति है, तो अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये इलाका किस थाने की बाउंड्री में आता है। आप किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और बाद में उसे सही थाने में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इससे समय की बहुत बड़ी बचत होती है। और इसी तरह ईएफआईआर ने हमारे लीगल सिस्टम को सीधे डिजिटल युग में ला खड़ा किया है। अब डेडिकेटेड राज्य पुलिस पोर्टल्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। 0 एफआईआर और ईएफआईआर जैसे आधुनिक और पावरफुल टूल्स के आने से आम नागरिकों और कानून व्यवस्था के बीच जो शक्ति की गतिशीलता या पावर डायनामिक्स है, वो कैसे बदलने वाली है? क्या इन बदलावों से हमारी व्यवस्था में वो असली जवाबदेही आ पाएगी जिसका हमें हमेशा से इंतजार था? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।